दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 11 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मुगल बादशाह अकबर नागवंशी राज की समृद्धि की सूचना पाकर किस वर्ष खोखरा छोटानागपुर पर विजय के लिए शहबाज खां कम्बू को भेजा था? मुगल बादशाह अकबर नागवंशी राज की समृद्धि की सूचना पाकर किस वर्ष खोखरा छोटानागपुर पर विजय के लिए शहबाज खां कम्बू को भेजा था? दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने 1585 ईस्वी में खोखरा विजय के लिए शहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजा था। उस समय खोखरा का राजा मधुकर शाह था। उसने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया था तथा वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पे 1585 ईस्वी। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुएरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो दोस्तों, प्रारंभिक काल में पाट मुंडा ही मुंडा जनजाति के भुएरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। अगला सवाल है कि उड़ाव समाज में पढ़ा का अस्तित्व कैसे आया? तो दोस्तों गोत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए, दो गोत्रों के बीच दो गांव झगड़ा निपटाने के लिए, सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं शांति बहाली के लिए। दोस्तों गोत्र की शुद्धता बनाने के लिए ही इसका अस्तित्व आया। दो गोत्रों के बीच या दो गांवों के बीच झगड़ा को निपटाने के लिए पढ़ा का अस्तित्व आया। सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं शांति बहाली के लिए ही पढ़ा का अस्तित्व आया। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हो जनजाति क्षेत्र 5 से 20 गांवों के समूह में विभाजित है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, हो जनजाति क्षेत्र जो है ये 5 से 20 गांवों के समूह में विभाजित होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम पीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सेंद्रा बैसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेंद्रा बैसी के नाम से। अगला सवाल है, कहता है कि कौन सा ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन जो है ये ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है दोस्तों? कि इन्होंने पंचायती राज का समर्थन किया था, यही कथन जो है सही नहीं है। बाकी बात पंचायती राज जो है इलेक्शन का इन्होंने विरोध किया था, दूसरा जाति प्रथा का समर्थन किया था इन्होंने, और मुंडा मानकी को स्वीकार किया था। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि माल पहाड़िया समाज में सरदार का क्या कार्य होता है? माल पहाड़िया समाज में जो है सरदार का क्या कार्य होता है? जो मामला पंचायत के क्षेत्र से बाहर का होता है ऐसे मामला सरकार के पास जाता है। और दूसरा, सरदार कई गांवों के समूह का प्रधान होता है। ठीक है, तो दोनों ही कार्य होते हैं माल पहाड़िया समाज में सरदार का। ठीक है, जो भी मामला पंचायत के क्षेत्र से बाहर आता है तो ऐसा मामला जो है क्या बोलते हैं? सरदार के पास जाता है, और सरदार जो है कई गाँव के समूह का प्रधान होता है। अगला सवाल है, बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकार। अगला सवाल है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का अध्याय 3 क्या बताता है? तो अध्याय 3 बताता है अधिभोगी रैयत के बारे में। किसके बारे में? अधिभोगी रैयत के बारे में ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का अध्याय 3 बताता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्थायी बंदोबस्त में थी? कौन सी विशेषताएं जो है ये स्थायी बंदोबस्त में थी दोस्तों? तो सबसे पहली बात कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया जाता था। ठीक है, जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया जाता था, और जमींदार भूमि को खरीद तथा बेच सकता था। तो दोनों ही कथन सत्य थे। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है जो स्थायी बंदोबस्त में आई, उनकी ये विशेषता थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रैयत जमीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? रैयत जमीन से संबंधित जो है कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों मुंडारी खुटकटीदार की जमीन की बिक्री, कब्जा, बदल तथा नीलामी नहीं हो सकती थी। ठीक है, मुंडारी खुटकटीदार के जमीन पर लगान वसूली के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता था। तो हमारे दोनों ही कथन यहाँ पर सही होंगे। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, सोशल असेसमेंट इफेक्ट किस परियोजना की भूमि के अर्जन अथवा किसी कारणवश सामूहिक रूप से किसी क्षेत्र से कितने परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन पर प्रभावी क्षेत्र घोषित करती है दोस्तों? तो दोस्तों सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जो है, सोशल असेसमेंट
इफेक्ट जो है किसी परियोजना के भूमि के अर्जन अथवा किसी कारणवश सामूहिक रूप से किसी क्षेत्र से 100 परिवार के अनैच्छिक विस्थापन पर प्रभावित क्षेत्र घोषित करती है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा 100। कितने परिवारों की? तो 100 परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन पर प्रभावित क्षेत्र घोषित करती है। अगला सवाल है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो निम्न में से किस रीति से क्या बोलते हैं लगान का भुगतान किया जाएगा दोस्तों? तो माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा भी, बैंक में चालान द्वारा भी और नगद रूप में भी। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी रीतियों से किया जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति होने के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका समय है 12 वर्ष। ठीक है, धारा 46 के तहत बेदखली का समय कितना है? 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्त होने के बाद जो है प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें जो है सीएनटी एक्ट के तहत भूधारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूधारक। अगला सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान को वो कर सकता है दोस्तों? तो वो जो है आपके एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कंपनी के अधीन कृषि निगम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन कंपनी के। ठीक है, तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। ठीक है, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान को कर सकता है? तो वो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कंपनी के अधीन कृषि निगम को भी कर सकता है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन की कंपनी को भी कर सकता है। अगला सवाल है, एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी मां को दे सकता है दोस्तों? तो वो 1/3 हिस्सा जो है अपनी मां को दे सकता है। अगला सवाल है कि अनुसूचित क्षेत्र के 7% पदों को कितने वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा? ठीक है, तो हमारा सवाल है कि अनुसूचित क्षेत्र के 7% पदों को कितने वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा दोस्तों? तो ये जो है 12 वर्षों के लिए जो है स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा। अगला सवाल है, सीएनटी एक्ट में रैयतों की संख्या एसपीटी एक्ट रैयतों की संख्या से कितनी अधिक है दोस्तों? तो 3 अधिक है। ये कितनी है? 3। अगला सवाल है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा के अनुसार प्रांतीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार है किस धारा के तहत? एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के अनुसार जो है प्रांतीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार है दोस्तों? तो धारा 71 के तहत जो है प्रांतीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। अगला सवाल है, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, उड़िया, बांग्ला, पलाम आदि भाषा झारखंड के किस वर्ग के लोग बोलते हैं दोस्तों? तो ये सब भाषा जो है झारखंड के किस वर्ग के लोग बोलते हैं? तो सदान वर्ग के लोग। अगला सवाल है, 1917 में जतरा भगत को किस शर्त पर अंग्रेजी प्रशासन ने रांची जेल से रिहा कर दिया था दोस्तों? तो किस शर्त पर? कि वो जो है अपने सिद्धांतों का प्रचार आगे नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे और थाना में हमेशा वो हाजिरी लगाएंगे और उपयुक्त सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस क्षेत्र में क्रांतिकारियों ने स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था जो है स्थापित की थी दोस्तों? तो कहां पर? गिरिडीह में की थी। कहां पर? गिरिडीह में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1930 में इसमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी और इसके वो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों? तो दोस्तों 1930 में किसान सभा की स्थापना की गई थी। इस सभा के पहले अध्यक्ष थे ठेबले उड़ाव। कौन थे? ठेबले उड़ाव ही इस सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो दोस्तों 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला सवाल है 22 मार्च 1912 को बंगाल बिहार बंटवारे के साथ बिहार के दक्षिणी भाग छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को कौन अपना हिस्सा बता रहा था। तो दोस्तों 22 मार्च 1912 को बंगाल बिहार बंटवारे के साथ बिहार के दक्षिणी भाग छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को जो है बंगाली भी और उड़िया भी और बिहार भी जो है अपना हिस्सा बता रहे थे। अगला सवाल है कि झारखंड पार्टी ने पहली बार कब बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। झारखंड पार्टी ने जो है पहली बार कब बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था दोस्तों। तो इन्होंने पहली बार 1952 ईस्वी में भाग लिया था। झारखंड पार्टी ने पहली बार 1952 ईस्वी में ही बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झरपट, विल्मा, दर्शन, सैला, रीना आदि बैगा समाज का क्या है। तो ये एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? झरपट, विल्मा, दर्शन, सैला, रीना जो है आदि जो है बैगा समाज का एक प्रकार का नृत्य है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि उड़ाव जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। उड़ाव जनजाति में जो है कौन सा विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है। तो उड़ाव जनजाति में आयोजित विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है। अगला सवाल है मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग जो है ये अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो ये अपनी भाषा को होड़ो जगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो जगड़ कहते हैं। अगला सवाल है झारखंड विधानसभा में, एक मिनट, अगला सवाल है हमारे यहाँ होड़ो जगड़ हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। झारखंड विधानसभा में जो है सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो इनकी है 82 संख्या है। कितनी? 82। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 82। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था। झारखंड क्षेत्र में पहला जो है नागरिक प्रशासन कौन था, प्रशासक कौन था। तो विल्किंसन थे। कौन थे? विल्किंसन ही झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है चतरा में कौलेश्वरी मंदिर का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों चतरा में जो कौलेश्वरी मंदिर है उसका संबंध हिंदू से भी है, बौद्ध से भी है और जैन से भी है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी से ही है इसका संबंध। अगला सवाल है कि डोमकच क्या है दोस्तों। डोमकच एक विवाह गीत है। डोमकच क्या है? एक विवाह गीत है। अगला सवाल है विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। विदेशों में कब पहली बार जो है छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। तो 1938 ईस्वी में जो है पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था विदेशों में। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं दोस्तों। तो सामा चकेवा के दौरान, ठीक है, सामा चकेवा लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान ही मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एकतारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो दोस्तों इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है जो है ये कथन असत्य है। ठीक है, बाद बाकी इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता है, ये भी सही है मेरा। ठीक है, केवल ये ऑप्शन गलत है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, ये भी सही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निम्न में से किस पर्व में जो है साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। सरहुल पर्व में जो है साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल है गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है दोस्तों। तो गांधी मेला का आयोजन जो है ये झारखंड के सिमडेगा जिले में किया जाता है। किस जिले में? सिमडेगा जिले में। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो देसावली जो है झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों। तो प्रथम पुस्तक का नाम है फोकलोर ऑफ द कोल्हान। क्या है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम दोस्तों है मुंडारी ग्रामर। क्या है? मुंडारी ग्रामर। अगला सवाल है कि चर्च ऑफ इंडिया 1912 में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था। चर्च ऑफ इंडिया 1912 में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना दोस्तों कहाँ किया गया था। तो ये देवघर में किया गया था। कहाँ पे? देवघर में ही। अगला सवाल है जमशेदपुर स्थित जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में किसके द्वारा किया गया था।
जमशेदपुर स्थित जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1949 में किसके द्वारा किया गया था? तो सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 1914 में किस मिशन द्वारा लोहरदगा में उस लाइन महिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों 1914 में जो है इंग्लिश मिशन द्वारा लोहरदगा में उस लाइन महिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की जो है स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? इंग्लिश मिशन के द्वारा। अगला सवाल है इसाद जग्गी, राहुल शुक्ला, ईशान किशन, एसपी गौतम, एस नदीम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो और जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो और जयंत तालुकदार का संबंध जो है तीर अंदाजी खेल से। किससे? तीर अंदाजी खेल से। अगला सवाल है निम्न में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी? तो दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है असुंता लकड़ा। कौन है? असुंता लकड़ा ही भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है। अगला सवाल है झारखंड की किस महिला पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? तो दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल ने। किसने? प्रेमलता अग्रवाल ने ही जो है झारखंड की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा 20 मई 2011 को फहराया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में 70वीं गलन मार्क सोनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी दोस्तों? तो किस जिले में आयोजित की गई थी? तो ये रांची जिले में आयोजित की गई थी 70वीं गलन मार्क सोनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता। अगला सवाल है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगला सवाल है रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, कहता है रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 से 450 मीटर है। कितनी है? 300 से 450 मीटर। अगला सवाल है कि झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? झारखंड का औसत जो है वार्षिक तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस है झारखंड का औसत वार्षिक तापमान। अगला सवाल है कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? तो दोस्तों दामोदर नदी की जो लंबाई है झारखंड में है 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है दोस्तों? तो बोकारो भी है, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह भी है और चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह भी है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो है गुमला जिले के शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, सदनी घाघ जलप्रपात जो है झारखंड के गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 200 फीट। कितनी है? 200 फीट। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बताइए झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? इसका मुख्य आधार है कृषि। क्या है? कृषि ही झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अगला सवाल हमसे कहता है कि आप इन कथनों पर विचार करें। ठीक है, कहता है झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अगला क्या कहता है? कहता है राज्य में अत्यधिक सघन वन का प्रतिशत 3.27 है। राज्य में अत्यधिक सघन वन का प्रतिशत जो है ये 3.27 है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि झारखंड का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 3 दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें रत्नगर्भा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टान से प्राप्त होता है? तो झारखंड में जो मैग्नीज है यह धारवाड़ किस्म के चट्टान से प्राप्त होता है। किसके? धारवाड़ किस्म के चट्टान से प्राप्त होता है मैग्नीज। अगला सवाल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का
प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है दोस्तों। तो कितना किया गया है? 70%। 70% लोगों का स्वेच्छा जो है का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। अगला सवाल है कि प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर LM जल का समर्पण करने वाले पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया है दोस्तों? तो कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया? 1 लाख रुपए का। कितना? 1 लाख रुपए का। अगला सवाल है कि 2016 में घोषित झारखंड सरकार की स्थानीय नीति में कितने अभिवर्ग बनाए गए थे? तो 6 अभिवर्ग बनाए गए थे। ठीक है, 2016 में घोषित झारखंड सरकार की स्थानीय नीति में जो है 6 अभिवर्ग बनाए गए थे। अगला सवाल है 65 साल से अधिक उम्र वाले BPL परिवार के लिए व्यवस्था की गई है। 65 साल के अधिक उम्र वाले BPL परिवार के लिए क्या व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो इनमें जो है 10 किलो जो है चावल मुफ्त मिलेगा, फिर 50 पैसे किरोसिन तेल भी दिया जाएगा। ठीक है, तो 50 पैसे में आपको किरोसिन तेल मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? A एवं B दोनों ही। हमारा सही जवाब हो जाएगा A एवं B दोनों ही। अगला सवाल है कि किस भूमि का आवंटन किया जाता है? किस भूमि का जो है आवंटन किया जाता है दोस्तों? तो एक ही भूखंड के लिए कई आवेदन आते हैं, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूखंड जो है आवंटित किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न कथन पर आप विचार करें। कहता है कि एल्यूमिनियम उद्योग का दूसरा कारखाना 1937 में झारखंड के मुरी में स्थापित किया गया था। बताइए कि ये कथन सत्य है या नहीं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है कि रासायनिक उर्वरक का देश में तीसरा कारखाना सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया। तो ये कथन भी हमारा सत्य ही है दोस्तों। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही सत्य है। अगला सवाल है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग जो है ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है लौह इस्पात उद्योग। कौन है? लौह इस्पात उद्योग। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये किसके अधीन कार्यरत है दोस्तों? तो ये सेल के अधीन कार्यरत है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैकवेयर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैकवेयर रोप्स लिमिटेड जो है ये अवस्थित है दोस्तों? तो ये टीटी सिल्वे रांची में है। कहाँ पे? टीटी सिल्वे रांची में अवस्थित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में विकास से दूर है दोस्तों? तो झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र में विकास से दूर है दोस्तों? तो कौन सा है? उपरोक्त सभी ही। ठीक है, क्योंकि संथाल परगना भी है औद्योगिक क्षेत्र से दूर, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से दूर, पलामू हजारीबाग भी और गुमला सिमडेगा भी। अगला सवाल है प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो वित्तीय समावेशन। क्या है? वित्तीय समावेशन ही प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। कहता है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो 2001 में आरंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विकास योजना राज्य के सभी लोगों के विकास से संबंधित है दोस्तों। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आपकी जो उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता जो है कितनी है? आर्थिक सहायता आपको कितनी मिलेगी और आपकी उम्र सीमा जो है ये कितनी है दोस्तों? तो आप जो है न्यूनतम 18 वर्ष पर, ठीक है, और आपकी आर्थिक सहायता कितनी मिलेगी? 30,000 रुपये। कितने? 30,000 रुपये। अगला सवाल है दोस्तों कि 17 से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना जो है शुरू की गई है दोस्तों? तो तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है। 17 से 24 वर्ष की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए तेजस्विनी योजना ही शुरू की गई है। तेजस्विनी योजना ही शुरू की गई है। अगला सवाल है राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है कौशल। क्या है? कौशल। ठीक है, राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहन करने हेतु चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? कौशल योजना इनका नाम है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि CAMPA कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति से किया गया है? CAMPA
कैंपा का गठन जो है ये किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है दोस्तों? तो ये जो है आपका प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, आधार संरक्षण का विकास करना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेरगणना की गई है थी, यह किस वर्ष किया गया था? झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर की गणना की गई थी, विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी, यह जो है किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा अभयारण्य जो है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है उदवा पक्षी विहार। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों? तो महुआ डांड अभयारण्य ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई दोस्तों? तो हाथी परियोजना किस वन्य जीव अभयारण्य में की गई दोस्तों? तो ये आपका दालमा वन्य जीव अभयारण्य में ही हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला सवाल है कि झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं दोस्तों? तो सबसे पहली बात कि धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है इससे, शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा गया दोस्तों? तो इन्हें जो है जोन 2 में भी रखा गया है, जोन 3 में भी रखा है और जोन 4 में भी। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कहता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के आधार पर कब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किया गया था दोस्तों? तो कब किया गया था? 28 मई 2010 को। कब? 28 मई 2010 को ही जो है JSDMA का गठन किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 में लागू की गई थी, बिल्कुल सत्य। झारखंड में आपदा से सबसे ज्यादा मौत वज्रपात द्वारा होती है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? A एवं B दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि झारखंड के किस जिले में सावन मेला के दौरान मानव निर्मित आपदा की संभावना बनी रहती है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में सावन मेला के दौरान मानव निर्मित आपदा की संभावना जो है बनी रहती है दोस्तों? तो देवघर मेला के दौरान। कहाँ पे? देवघर जिले में ही सावन मेला के दौरान जो है मानव निर्मित आपदा की संभावना जो है ये बनी रहती है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड में कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड में जो है कार्य योजना जो है ये कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? तो ये प्रकाशित हुई थी आपके 2014 में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड में कार्य योजना जो है 2014 में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल हमसे है दोस्तों कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना जो है ये 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 ईस्वी में गठित की गई थी। सत्य है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। तो ये भी कथन सत्य है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? A एवं B दोनों ही। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बताएं कि झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? तो किस क्षेत्र में होती है? डैम में भी होती है, झील में भी होती है, अभयारण्य में भी होती है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ही हमारा जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पर्यावरणीय पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है किसे? तो दोस्तों क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभयारण्य को भी और राष्ट्रीय पार्क को भी। ठीक है, तो पर्यावरण पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है वन्य जीव अभयारण्य को और राष्ट्रीय पार्क को। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D A एवं C दोनों ही। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हम कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है ये सिंहभूम है। कौन है? सिंहभूम। अगला सवाल है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो बाबूलाल मरांडी ही झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है कि झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों?
तो कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रशांत कुमार ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है कि 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के नए मुख्य सचिव जो है 26 मार्च 2020 को किसे नियुक्त किया गया है? तो सुखदेव सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं राजीव अरुण एक्का को। दोस्तों अगला सवाल है कि 28 मार्च 2020 को वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? दोस्तों 161वीं जो है शहादत दिवस मनाई गई 28 मार्च 2020 को वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर की। अगला सवाल है कि हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे बाहा पोरोब के नाम से भी जाना जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई दोस्तों? तो लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो 25,000 रुपये। कितने? 25,000 रुपये। अगला सवाल है हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम रखा गया है आनंद। क्या रखा गया है? आनंद।